Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy Ice Academy. सोचिए समुंदर के किनारे लाइट, स्माइल्स और प्रेयर्स, हनुका फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का सेलिब्रेशन और अचानक गोलियों की आवाज। जी हां, सिडनी का बूंदी बीच जो दुनिया के सबसे पीसफुल और टूरिस्ट फ्रेंडली प्लेसेस में से एक माना जाता है, संडे को एक बैटल फील्ड बन गया यहां पर। जहां लोग रोशनी का त्योहार मना रहे थे, वहां मौत अंधेरे की तरह पूरी तरीके से छा गई। जी हां, इस अटैक में कम से कम नहीं तो 11 लोग मारे गए, 29 लोग यानी कि 29 लोग घायल और दुनिया भर के लीडर्स एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। जी हां, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम कर दिया। जी हां, कि उनकी पॉलिसीज एंटी सेमिटिज्म को हवा दे रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं। पर इस कहानी में सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं है, इस कहानी में एक हीरो भी है। जी हां, और वो हीरो कौन है? इस कहानी में जो हीरो है उसका नाम है अहमद अल अहमद, एक आम फ्रूट शॉप ओनर जिसने बिना सोचे समझे उन गनमैन पर पीछे से चार्ज किया और शायद डजन्स ऑफ जानें बच गई। ये सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं, ये एक कहानी है हेट वर्सेस ह्यूमैनिटी की, साइलेंस वर्सेस एक्शन की। और ये सवाल पूछती है कि क्या दुनिया सच में एंटी सेमिटिज्म के खिलाफ खड़ी है या सिर्फ तब बोलती है जब खून बह चुका होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। एंटी सेमिटिज्म क्या होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है और ग्लोबल हिपोक्रेसी क्या है, इन सभी चीजों को हम आज समझेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपका नजरिया बदल देगा। जी हां, तो अब सबसे पहला सवाल यह है कि क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट क्या है इस न्यूज का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने, संडे को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के बूंदी बीच पर एक ज्यूइश फेस्टिवल जिसका नाम है हनुका के सेलिब्रेशन के दौरान गोलीबारी यानी कि शूटिंग शुरू हो गई। इस इवेंट में लगभग 1000 लोग मौजूद थे। इस अटैक में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है, 29 लोग घायल हुए जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। अब इन सभी चीजों की अगर हम बात करें तो अटैकर्स का अभी फिलहाल क्या स्टेटस है ना, अटैकर्स का क्या स्टेटस है। कहा जा रहा है 2 सस्पेक्टेड गनमैन ने फायरिंग शुरू की थी। एक गनमैन को पुलिस ने मार दिया, दूसरा गनमैन क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में। जी हां, और इसी के साथ ही साथ न्यू साउथ वेल्स के जो पुलिस कमिश्नर हैं जिनका नाम है मैन लेनियन, जी हां, मैल लेनियन ने क्या कहा, मैल लेनियन ने यह बताया कि पुलिस ये भी जांच कर रही है कि ये क्या कोई तीसरा गनमैन भी इसमें इन्वॉल्व था या नहीं, है ना। अब इन सभी चीजों में बहुत सारे लोगों की जान बचाने वाला जो आदमी है वो ये शख्स है। जी हां, बड़ी जान बचाने वाला ये शख्स कौन है, ये आदमी कौन है। तो अथॉरिटीज ने कहा कि अगर एक बाय स्टैंडर ने हिम्मत ना दिखाई होती तो और ज्यादा लोग मारे जा सकते थे। लोकल मीडिया के मुताबिक उस बाय स्टैंडर का नाम अहमद अल अहमद है। जी हां, ये एक फ्रूट शॉप ओनर है। इन्होंने गनमैन को पीछे से अटैक किया और उसे पकड़ा और वेपन छीन लिया। अब इन सभी चीजों के दौरान इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने क्या कहा। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस अटैक को एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा और उन्होंने यह भी कहा कि हमने कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलियन पीएम, जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है एंथनी एल्बनीज, को एक लेटर लिखकर वार्न किया था। नेतन्याहू के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिसीज है वो एंटी सेमिटिज्म को बढ़ावा दे रही है। इनका यह भी कहना था कि लीडर्स की चुपचाप रहना एंटी सेमिटिज्म को फैलने देती है। और इसीलिए नेतन्याहू का जो फेमस स्टेटमेंट था वो ये था कि एंटी सेमिटिज्म एक कैंसर है, जब लीडर साइलेंट रहते हैं तो ये फैलता है। वीकनेस की जगह हमें इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए।
और इसी के साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया में ये एक वीकनेस दिखाई दे रही है और आज उसका भयानक नतीजा है बूंदी बीच पर हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा कहा है नेतन्याहू ने, है ना। अब इन सभी चीजों पे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का रिस्पॉन्स क्या है? ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने भी अटैक पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि बूंदी बीच पर जो ये बुराई, इविल, है ना, ये जो कांड हुआ है वो बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है, मतलब इतना भयानक है कि समझना भी इसको मुश्किल है। अब सवाल ये उठता है कि ये इवेंट क्यों इंपॉर्टेंट था, है ना। समझिए, लोग हनुका फेस्टिवल मना रहे थे जो कि एक ज्यूइश फेस्टिवल ऑफ लाइट है। जी हां, हनुका एक ज्यूइश फेस्टिवल ऑफ लाइट है, उसकी शुरुआत को सेलिब्रेट कर रहे थे, है ना। इसलिए इस अटैक को एंटी सेमिटिक हेट क्राइम का एंगल से देखा जा रहा है। जी हां, है ना। तो ओवरऑल अगर हम इस न्यूज की कॉन्टेक्स्ट की बात करें, सिडनी के बूंदी बीच पर हनुका सेलिब्रेशन के दौरान मास शूटिंग हुई जिसमें 11 लोग मारे गए, 29 घायल हुए और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया को एंटी सेमिटिज्म पर वार्न किया और एक कॉमन मैन अहमद अल अहमद ने कई जानें बचा ली। जी हां, तो अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह एंटी सेमिटिज्म का मतलब क्या है ना। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री में भी काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी सेमिटिज्म, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, है ना। समझिए, बिल्कुल सरल भाषा, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। एंटी सेमिटिज्म का मतलब होता है ज्यूज यानी कि यहूदी लोगों के खिलाफ नफरत, एक प्रीजुडिश, डिस्क्रिमिनेशन या वॉयलेंस कह लीजिए। ये सिर्फ रिलीजन के खिलाफ नफरत नहीं है, बल्कि ये कभी रिलीजियस हेट्रेड, कभी रेशियल हेट्रेड, कभी इकोनॉमिक कॉन्स्पिरेंसी और कभी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बन जाता है। जी हां, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस एंटी सेमिटिज्म की शुरुआत कब से हुई। तो अब आज हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे फ्रॉम एंशिएंट टाइम। तो अगर हम एंशिएंट वर्ल्ड की बात करें तो आज हम बिल्कुल शुरू से बात करेंगे एंटी सेमिटिज्म की। सो एंशिएंट वर्ल्ड करीब मान लीजिए 2000 से भी ज्यादा साल पहले, 2000 प्लस इयर्स अगो। अब ऐसा क्या हुआ था जी, 2000 इयर्स प्लस अगो की अगर मैं बात करूं तो इन एंशिएंट वर्ल्ड ज्यूज एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी थे। उनका रिलीजन, उनके लॉज, फूड हैबिट्स और कस्टम्स दोनों ही अलग थे ज्यूज के, है ना। वो अक्सर अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते थे और उसी समय पर रोमन्स और ग्रीक सोसाइटीज में उन्हें ये बात उनको पसंद नहीं किया गया। ज्यूज को रोमन और ग्रीक सोसाइटीज में पसंद नहीं किया गया। ज्यूज को एक आउटसाइडर्स और नॉन कन्फॉर्मिस्ट हमेशा माना गया। यहीं से शुरुआत होती है, यही एंशिएंट टाइम से शुरुआत होती है हम वर्सेस वो, है ना, यानी कि दे ज्यूज आर आउटसाइडर्स। तो ये वाली मेंटालिटी एंशिएंट टाइम से शुरू हुई, ठीक है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, रिलीजियस एंटीसेमिटिज्म। आप देख सकते हैं रिलीजियस एंटीसेमिटिज्म, इसकी शुरुआत होती है आफ्टर क्रिश्चियन एरा, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, है ना। सो दिस वाज स्टार्टेड आफ्टर क्रिश्चियन एरा। नाउ रिलीजियस सेमिटिज्म की, एंटी सेमिटिज्म की अगर हम बात करें, ये सबसे पावरफुल और डेंजरस फेस था। क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड के बाद ज्यूज पर यह इल्जाम लगाया गया कि जीसस क्राइस्ट को ज्यूज ने क्रूसीफाई किया था। अब इस बिलीफ ने सेंचुरीज तक ज्यूज को क्राइस्ट किलर्स का, गॉड के दुश्मन का, कर्स्ड पीपल का, इन सब चीजों के रूप में ज्यूज को पोर्ट्रे किया गया। और इसी वजह से ज्यूज को यूरोप में एक घेटोज में रहना पड़ा। जी हां, एक घेटोज में रहना पड़ा, लैंड ओन करने, आर्मी ज्वाइन करने और गवर्नमेंट जॉब्स में भी उस समय ज्यूज को रोका गया। देन थर्ड थिंग, इकोनॉमिक एंटीसेमिटिज्म। नाउ दिस वाज स्टार्टेड मिडिल एजेस, इसकी शुरुआत होती है मिडिल एजेस में।
अब ये इकोनॉमिक एंटीसेमिटिज्म क्या है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बट डार्क रीजन है। कैसे? क्रिश्चियंस को इंटरेस्ट पर लोन देना पाप माना जाता था। समझिएगा, क्रिश्चियन को इंटरेस्ट पर लोन देना पाप माना जाता था और ज्यूज को यह काम अलाउड था। इसलिए ज्यूज बैंकिंग और मनी लेंडिंग में आ गए। तो जब भी इकोनॉमी क्रैश होती थी, किंग्स पर लोन का प्रेशर होता था, तो ज्यूज को उस समय ग्रीडी, एक्सप्लॉइटर्स, है ना, सीक्रेटली पावरफुल कहकर काफी ज्यादा टारगेट किया गया। और कहा जाता है यहीं से एक कॉन्सेप्ट जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ, स्केप गोटिंग का, है ना। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लैक डेथ एंड कॉन्स्पिरेसीज। नाउ अब इसकी शुरुआत हुई 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी की अगर हम बात करें, ब्लैक डेथ एंड कॉन्स्पिरेसीज। यूरोप में ब्लैक प्लेग आया, मिलियंस लोग मर गए। अफवाह यह फैल गई कि ज्यूज ने वेल्स में पॉइजन डाल दिया था। ज्यूज प्लेग के लिए जिम्मेदार हैं और इसकी वजह से आउटकम क्या हुआ? मास किलिंग, ज्यूज कॉलोनीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, फोर्स्ड कन्वर्जन करवाए गए और बिना प्रूफ के ज्यूज को ब्लेम करना नॉर्मल बन गया था। जी, फिर आता है रेशियल एंटीसेमिटिज्म। इसकी शुरुआत होती है 19th सेंचुरी से। 19th सेंचुरी, यहां गेम और ज्यादा खतरनाक हो गया। ज्यूज को सिर्फ एक रिलीजियस ग्रुप नहीं बल्कि इंफीरियर रेस बताया गया, है ना। यहां पर बर्थ होता है स्यूडो साइंस का। स्यूडो साइंस क्या है? आर्यन रेस सुपीरियर रेस है, ज्यूज जेनेटिकली डेंजरस है, ऐसा कहा जाने लगा। तो इस स्टेज पर चाहे कोई ज्यूज कन्वर्ट भी कर ले, फिर भी वो ज्यू ही माना जाता था। और उसके बाद आता है नाजी जर्मनी, हिटलर का दौर, है ना। नाजी जर्मनी एंड होलोकास्ट 1933 टू 1945। अब इस दौरान क्या हुआ? सबसे भयानक चैप्टर है ये। एडोल्फ हिटलर और नाजीज ने ज्यूज को जर्मनी की प्रॉब्लम्स का रीजन बताया, प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया और इसका नतीजा क्या निकला? इसका आउटकम क्या निकला? 6 मिलियन ज्यूज का सिस्टमैटिक जेनोसाइड, गैस चैम्बर्स में बंद कर दिया, कंसेंट्रेशन कैंप में भेज दिया, फोर्स लेबर। ये हिस्ट्री का डार्केस्ट क्राइम माना जाता है, नाजी जर्मनी एंड होलोकास्ट, है ना। अब पोस्ट होलोकास्ट के बाद क्या हुआ? इजराइल फैक्टर 1948, पोस्ट 1948, आफ्टर द बर्थ ऑफ इजराइल, क्रिएशन ऑफ इजराइल। होलोकास्ट के बाद इजराइल बना आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1948 में। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत हुई। प्रॉब्लम यहीं से आई, इजराइल की पॉलिसीज के अगेंस्ट गुस्सा था, धीरे धीरे ज्यूज के अगेंस्ट हेट बदल गया। जी हां, जो ज्यूज के अगेंस्ट हेट था, तो धीरे धीरे जो ज्यूज के अगेंस्ट में हेट काफी ज्यादा बदल गया। और वहीं से एंटी जायनिज्म कब एंटी सेमिटिज्म बन जाता है, यह आज का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल डिबेट है। अब मॉडर्न सेमिटिज्म क्यों लिखा गया है यहां पर? यह 21st सेंचुरी का इश्यू बन रहा है। 21st सेंचुरी मॉडर्न एंटी सेमिटिज्म। आज अगर हम एंटी सेमिटिज्म को देखें, सोशल मीडिया, फेक न्यूज, कॉन्स्पिरेसी थियरीज, इन सभी चीजों के थ्रू स्प्रेड किया जा रहा है। कॉमन मॉडर्न क्लेम्स क्या है? कॉमन मॉडर्न क्लेम्स ये हैं कि ज्यूज मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, ज्यूज बैंक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ज्यूज वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सब ओल्ड स्टीरियोटाइप्स का मॉडर्न वर्जन है। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ, एंटीसेमिटिज्म एक नेचुरल फियर नहीं बल्कि एक मैन्युफैक्चर्ड हेट्रेड है। हर एरा में ज्यूज को एस्केप गोट बनाया गया। जब भी सोसाइटी क्राइसिस में होती थी, हेट्रेड को डायरेक्शन देने के लिए ज्यूज को टारगेट किया जाता था, है ना। ये सारे इश्यूज आए, तो ये था एंटीसेमिटिज्म। तो आशा करता हूं आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है एंशिएंट टाइम से एंटीसेमिटिज्म का समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे हनुका। नाउ अब ये हनुका क्या है? ये फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है क्या? हनुका इज ऑल्सो कॉल्ड एज चनुका। जी हां, इट इज ऑल्सो स्पेल्ड एज चनुका। Now what is this? It is a Jewish festival which is commonly called as festival of lights. अब ये कब सेलिब्रेट किया जाता है?
इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 8 days and 8 nights. जी हाँ, दिस इज सेलिब्रेटेड फॉर 8 days and 8 nights. Okay, now Hanukkah usually falls in the late November or December. अब ऐसा क्यों है? This is according to the Hebrew lunar calendar. It begins on 25th day of Hebrew month of Kislev. इसकी शुरुआत होती है 25th day of Hebrew month of Kislev. Clear? Now, when did Hanukkah begin? तो अब हम इसकी बारे में भी समझेंगे कि इस हनुका फेस्टिवल की शुरुआत कब से हुई. तो एंशिएंट टाइम्स में हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. समझिएगा, ये हनुका है क्या? हनुका एक्चुअली कमेमोरेट्स द इवेंट दैट टुक प्लेस अराउंड 165 BC. जी हां, सो इट took place event that took place around 165 BC. 165 BC means before common era, before Christ era, which is around more than 2200 years ago. More than 2200 years ago, है ना? Where, in which region? ये हुआ था in the region of Judea. जी हाँ, this happened in the region of जूदिया का जो रीजन है वहां पर हुआ था, है ना? तो अब एक चीज समझिएगा. सो दिस हैपेंड इन द रीजन ऑफ जूडिया, मॉडर्न डे इजराइल रीजन. आप समझ लीजिए. अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो जूडिया में किसने रूल किया था उस समय? हु रूल्ड जूडिया बाय देन? एट दैट टाइम जूडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेल्यूसिड एम्पायर, है ना? आप देख सकते हैं यहां पर. सो एट दैट टाइम Judea was ruled or it was under the control, ये जो पूरा रीजन है, it was under the control of Seleucid empire, and Seleucid empire was formed after the death of Alexander the Great. Clear? So Judea region was under the control of Seleucid empire, a Greek empire. ये Greek empire थी that emerged after Alexander the Great death. ठीक है? Who was the king at that time? जिसने इस रीजन में रूल किया है? Seleucid king Antiochus IV. जी हाँ, as you can see here, Seleucid king Antiochus IV ruled at that time. So जूडिया में किसने रूल किया? Seleucid king Antiochus IV of Epiphanes ruled in this region. Now, what problems did the Jews face during this time? तो कौन सी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस किया? कहा जाता है किंग एंटियोकस IV tried to force Greek culture and religion on Jewish population. इन्होंने क्या किया? ग्रीक कल्चर, है ना, ग्रीक रिलीजन को फोर्स किया ज्यूइश पॉपुलेशन के ऊपर. एंड ही ऑल्सो बैंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस सच एज सर्कमसिजन, सैबथ, ऑब्जर्वेंस, ये सारी चीजें इन्होंने बैन कर दी थी. एंड ही ऑल्सो ऑर्डर्ड ज्यूज टू वर्शिप ग्रीक गॉड. इन्होंने कहा कि ज्यूज को ग्रीक गॉड को वर्शिप करना चाहिए, है ना, ऐसा कहा. एंड दैट इज वाई ही आप कह सकते हैं डेस्क्रेटेड द सेकेंड टेम्पल इन जेरूसलेम बाय इंस्टॉलिंग एन ऑल्टर टू जियस एंड सैक्रिफाइसिंग पिग्स, विच इज फॉर, आप कह सकते हैं जो कि बिल्कुल मना है. इन्होंने क्या किया? ही सैक्रिफाइस्ड पिग विच इज फॉरबिडन इन जुडाइज्म. सो दिस वाज एक्चुअली सीन एज ए डायरेक्ट अटैक ऑन ज्यूइश रिलीजियस फ्रीडम एंड आइडेंटिटी. तो इससे ज्यूज की रिलीजियस आइडेंटिटी और फ्रीडम को छीना जा रहा था. फिर उसके बाद एक रिवोल्ट होता है 167 to 1. नाउ रिवोल्ट टुक प्लेस. रिवोल्ट 167 to 160 BC, which is called as Maccabean revolt. जी हाँ, Maccabean revolt के नाम से जाना जाता है. As you can see here, Maccabean revolt. Now, अब ये Maccabean revolt है क्या? In 167 BC, a Jewish priest whose name Matthias, जी हाँ, एक Jewish priest है जिनका नाम था Mattathias, आप कह सकते हैं Mattathias, and his 5 sons led a revolt against the Seleucid empire. Seleucid empire के खिलाफ रिवोल्ट किया.
जब मैथाथियस की डेथ हो जाती है, लीडरशिप वॉज पास टू हिज सन जुदा मैकबी। जी हां, जब मैथाथियस की डेथ हो जाती है तो लीडरशिप उनके बेटे जुदा मैकबी को पास कर दी जाती है। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि ये मैकबीज क्या है, ज्यूइश फाइटर्स वर कॉल्ड एज मैकबीज। जी हां, ज्यूइश फाइटर्स वर कॉल्ड एज मैकबीज। They were vastly outnumbered, and despite this also, they defeated Seleucid forces through the guerrilla warfare. So this rebellion is known as Maccabean revolt. As you can see here, this rebellion is known as Maccabean revolt. Now, recapture of the temple around 165 BC. जी हाँ, टेम्पल, अब टेम्पल को रिकैप्चर करना था, है ना? So most important event which took place, that is recapture of the temple in 165 BC. So what happened in 165 BC? So in 165 BC the Maccabees, they recaptured Jerusalem region. जी हाँ, Maccabees recaptured Jerusalem. They regained the control of second temple, है ना, जिसको डेस्क्रेट कर दिया था किसने, एंटियोकस IV ने. And they began the process of cleansing and rededicating the temple. जी हाँ, so Jews, उन्होंने क्या किया, they started the process of cleansing and rededicating the temple. So the word Hanukkah literally means dedication in Hebrew. Hanukkah का मतलब क्या होता है हिब्रू में, that is dedication. Now there is one more story, that is miracle of oil. Now what is that story? According to Jewish tradition recorded in the Talmud, Jewish tradition which was recorded in Talmud. Now in this, when the temple was rededicated, there was only one small jar of ritually pure olive oil. And this oil was enough to keep the temple's menorah. Menorah का मतलब होता है lamps. So this much oil was enough to keep the temple's lamp lit for only one day. कि एक ही दिन इससे लाइट जला सकते हैं, lit कर सकते हैं. But एक miracle हुआ. Miraculously the oil burned for 8 days. And this miracle is central religious meaning of Hanukkah. अब समझिए, एक ही दिन के लिए ऑयल बचा हुआ था, बट मिरेकल ऐसा हुआ कि सिर्फ उतने से ऑयल से 8 डेज तक पूरे लैम्प जलते रहे. और इस मिरेकल, यही थीम है हनुका फेस्टिवल की. दिस मिरेकल इज सेंट्रल रिलीजियस मीनिंग ऑफ हनुका. नाउ व्हाई इज हनुका सेलिब्रेटेड फॉर 8 डेज, है ना? अब आपको समझ में आ गया होगा दैट व्हाई हनुका सेलिब्रेटेड फॉर 8 days. Because the 8 days the oil miraculously burned, the restoration of Jewish worship in the temple. These are the reasons. Apart from this, there are some symbols and practices. So let me tell you Hanukkah symbols and practices. As you can see here, these 4 important things, 4 symbols. First is Hanukkah menorah. Hanukkah menorah, or you can say Hanukkiah, है ना? It has 9 branches. Remember this thing. It has 9 branches. It now 8 represents the 8 days, and 1 extra candle is called as shamash. जी हाँ, 1 extra candle is called as shamash, which is used to light the others. Second important symbol is lighting candles. 1 candle is lit on the first night. Remember this thing, 1 candle is lit on the first night, and additional candle is lit each night. So by 8th night, all 8 candles are lit. Then traditional foods. Now traditional foods क्या symbolize करता है? Food fried in the oil to remember the miracle, like potato pancakes, jelly filled donuts. All these things are created, all these things are made. Then dreidel game. Now what is dreidel game? There is a spinning top with Hebrew letters like Nun, Gimel, He, Shin. All these letters are there, and these things stand for a great miracle happened there. So overall, if we see,
What does this Hanukkah festival symbolize? It represents religious freedom. It represents resistance against the oppression. It talks about preservation of cultural identity and faith and hope during the adversity. तो ये symbolization है. So unlike some Jewish festivals, Hanukkah is historical also rather than biblical. It is not mentioned in the Hebrew Bible. ये festival Hebrew Bible में mentioned नहीं है. Now the question here is Hanukkah the most important Jewish festival? Then the answer is no. It is not the most important Jewish festival. Major Jewish festivals कौन से हैं? Like Passover, Yom Kippur, है ना, Rosh Hashanah, all these are important Jewish festival. So Hanukkah is religiously minor, but it became culturally prominent, especially in modern times. Why? Because the reason is it occurs near the Christmas. It emphasizes Jewish identity and their survival. Clear? So overall, अगर हम Hanukkah festival को देखें, so Hanukkah actually commemorates the Jewish victory over the religious persecution and the miracle of the temple, that the oil which burned for 8 days, it actually symbolized the faith, freedom as well as resilience. Okay, so this is the news, है ना? These are some important facts. तो overall हम news की बात कर रहे थे that people were celebrating the Hanukkah in Australia and 2 unknown gunmen came and they started firing. तो बेसिकली जो अभी हुआ बूंदी बीच का अटैक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का इशू नहीं था, ये ग्लोबल वार्निंग थी. किस चीज की? नेतन्याहू कह रहे हैं लीडर्स अगर चुप रहे तो एंटी सेमिटिज्म कैंसर की तरह फैल जाएगा. ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ये एक इविल बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है. पर सवाल यह है कि स्टेटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन कब होगा. हेट क्राइम को सिर्फ कंडेम करना काफी नहीं है, इसको प्रिवेंट करना भी बहुत जरूरी है. सो इस आप कह सकते हैं इस ट्रेजेडी के बीच एक बात क्रिस्टल क्लियर तो हो गई है, ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है. क्योंकि अगर अहमद अल अहमद जैसे लोग ना होते तो शायद आज नंबर्स और भी ज्यादा भयानक होते. और एक आम आदमी बिना किसी सिक्योरिटी के, कोई पावर नहीं, सिर्फ हिम्मत और इंसानियत उसने दिखाई. और शायद यही सबसे बड़ी लर्निंग है. जब गवर्नमेंट्स फेल होती है तो ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर जाते हैं. पर क्या हमेशा ऐसे किसी अहमद का इंतजार करना जरूरी है, या फिर दुनिया वक्त रहते हेट्रेड के खिलाफ खड़ी होगी? सवाल यह उठता है. अगर आपको लगता है कि टेरर, हेट और एंटीसेमिटिज्म किसी एक कम्युनिटी का इशू नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी का इशू है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप होता है किसी भी बड़े चेंज का. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब हम फिर एक कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इशू को सिंपल और सच्चाई के साथ डिकोड करेंगे. धन्यवाद.